ओके, तो देखिए इस पहले प्रॉब्लम के अंदर हमको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। पहली इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू 4 साइन 20x माइनस 30t, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 4 साइन y2 इज इक्वल टू 4 साइन 25x माइनस 4tt। ओके, और इसमें हमारा जो पहला टारगेट है, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स एट द पॉइंट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड t इक्वल टू 2 सेकंड्स। यानी इन दो वेव्स के दरमियान इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोगों को फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेज डिफरेंस जो है, आप याद रखिए कि पहली वेव का फेज ये है और दूसरी वेव का फेज ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो हम ये वैल्यूज़ इन दोनों में सॉल्व कर देंगे रखकर। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले y1 इज इक्वल टू 4 साइन, x की जगह पर आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 5 माइनस 30 इंटू टाइम की वैल्यू 2 है। तो हम पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते। तो y1 इज इक्वल टू 4 साइन, ये हो जाएगा 20 इंटू 5 मतलब 100 माइनस 30 इंटू 2 इज 60। इसका मतलब y1 इज इक्वल टू आ गया 4 साइन 100 माइनस 60 इज 40। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। मतलब पहले वाली जो वेव है उसके लिए फेज की वैल्यू 40 आ गई है। ठीक है, तो इसको हम कहीं नोट डाउन करके रख लेते हैं। इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमको यहाँ पर y1 इज इक्वल टू मिला है 4 साइन 4t। ओके, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इसको। अब सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। तो आप लोग देखिए, सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन में y2 इज इक्वल टू है 4 साइन, यहाँ पर आप x की जगह पर 5 सेंटीमीटर लोगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 5 माइनस 40 इंटू टाइम की जगह पे 2 लेना पड़ेगा, तो ये 2। इसका मतलब y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन, अब 25 इंटू 5 इज 125 माइनस 40 इंटू 2 इज 80, और इस तरह से ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 4 साइन। अब 125 में से अगर 80 माइनस करें तो देखो 5 माइनस 0 इज 5 और 12 माइनस 8 इज 4 मतलब 45। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड वाली जो वेव है इसकी इक्वेशन हमको मिली उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए y2 इज इक्वल टू 4 साइन 45। ओके, अब जो हमारा मेन टारगेट है, अब हम उस पर आते हैं। हमको ये बोला गया है पहले प्रॉब्लम के अंदर कि कैलकुलेट द फेज डिफरेंस, यानी हमको फेज डिफरेंस मालूम करना है, हैयत का फ़र्क मालूम करना है। तो आप लोग देखिए, हैयत का फ़र्क अगर मैं डेल्टा फाई लिखता हूँ तो इट विल बी φ2 माइनस φ1, मतलब सेकंड वाली वेव का फेज माइनस फर्स्ट वाली वेव का फेज। तो ये आ जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू φ2 मतलब ये, तो 45 माइनस φ1 मतलब 40। इसका मतलब ये हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 45 माइनस 40 इज 5, और इसकी यूनिट होगी रेडियन। तो आप लोग देखिए, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सीधा सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगर आपको इक्वेशन दी हुई है तो आप उसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो और फेज डिफरेंस मालूम कर लो। ठीक है, ये हो गया इस प्रॉब्लम का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें ये बोला गया है कि व्हेन दीज टू वेव्स इंटरफेयर व्हाट आर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी। ओके, तो देखिए ये सेकंड जो पार्ट है, अब हम वापस इस पर आते हैं। मुझे यकीन है आपको ये पहला पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, अब सेकंड पार्ट, हमको ये बोला गया है कि अगर ये दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर करते हैं तो व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी। मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी आज़म हिद्दत, और मिनिमम इंटेंसिटी यानी अकल तरीन हिद्दत क्या होगी, यानी कम से कम जो इंटेंसिटी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले पहली इक्वेशन पर से ये जो वैल्यू है ये इसका एम्पलीट्यूड है,
इसका रहता है, तो इस पर से हम लोग बोल सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू 4। ओके, और अगर यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में इस पे गौर करेंगे तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि A2 इज इक्वल टू 4। ओके, अब ये दोनों भी जो डिस्टेंसेस जो आपको दिए गए हैं, तो ये मतलब CGS सिस्टम में है, इस तरह से हम इनको सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो होता है इन दोनों एम्पलीट्यूड्स के एडिशन के स्क्वायर के साथ में, मतलब हो जाएगा A1 प्लस A2 का स्क्वायर। ओके, A1 प्लस A2 का जो स्क्वायर होगा तो वो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी को बताएगा, और उसी तरह से अगर आपको मिनिमम इंटेंसिटी अगर लेना है तो वो आ जाएगा A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो बस अब इसके अंदर वो जो वैल्यूज़ हैं वो लाकर हम पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए I max इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, और I मिनिमम ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हो, ये आ जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब I max विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 इज 8 एंड 8 स्क्वायर विल बी 64, और I मिनिमम जाहिर है 4 माइनस 4 इज 0 का स्क्वायर इज 0। तो इस तरीके से मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू और मिनिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगा 64 और मिनिमम आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है ये दोनों वैल्यूज़ हमको कब मिलेंगी, तो यहाँ आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए कि ये वाली जो कंडीशन है ये उस वक्त आएगी जब फेज़ डिफरेंस 0 होगा। ओके, यानी अगर दोनों सेम फेज़ में होंगे दोनों वेव्स, तो उस वक्त ये वाली कंडीशन आएगी। तो इस जगह पर हम ये बोल सकते हैं कि फेज़ डिफरेंस इज़ 0। और ये वाला मामला कब होगा, आउट ऑफ फेज़ वाला मैटर आएगा, मतलब डेल्टा फाई जो है फेज़ डिफरेंस इज इक्वल टू पाई। तो अगर ऐसा होता है, यानी ये कंडीशंस अगर है तो ये इंटेंसिटी मिलेगी, और ये कंडीशन है तो फिर ये इंटेंसिटी मिलेगी। ओके, चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए सेकंड जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर आपको एक प्रोग्रेसिव वेव जो है वो दी हुई है एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर, मतलब एक धागे पर या एक तार के ऊपर एक प्रोग्रेसिव वेव जो है वो आगे जा रही है, और आपको ये बोला गया है कि द पार्टिकल ऑन दिस स्ट्रिंग टेक्स 4.0 मिली सेकेंड टू मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजिशन। देखिए हम सबसे पहले तो इस वेव की डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि अगर हम इस प्रोग्रेसिव वेव की डायग्राम कुछ इस तरह से अगर बनाएं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये मान लो कि ओरिजिन है और यहाँ से वेव इस तरह से जा रही है, इस टाइप से अगर हम इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको इसमें एक पार्टिकल लेना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ मैंने इस जगह पर एक पार्टिकल लिया हूँ, तो आपको ये बोला गया है कि ये जो पार्टिकल है it takes 4.0 millisecond to move from its mean position to one of its extreme position। मतलब इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, मतलब ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, जो उसको टाइम लगेगा वो टाइम आपको दिया हुआ है 4 मिली सेकंड। ओके, यानी इतने टाइम के लिए यहाँ पर जो टाइम है वो है 4.0 मिली सेकंड। आप याद रखिए ये मिली का मतलब होता है 1000 पार्ट, मतलब ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ सेकंड। ओके, ये कैलकुलेशंस आप बराबर ध्यान में रखिए। तो उसको यहां से यहां तक जाने के लिए इतना टाइम लगा। इसके बाद एक और चीज आपको गिवन है इसके अंदर, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट देयर मीन पोजिशंस एट ए सर्टेन टाइम इंस्टेंट इज 2 सेंटीमीटर। देखिए ये भी एक ख़ास चीज़ है इसके अंदर। जैसे मान लो अगर मैं इस पॉइंट का नाम A रख देता हूँ, इसका नाम B, इसका नाम C, तो उसका ये कहना है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ऐसे दो पॉइंट जो मीन पोजीशन पर है, जैसे आप इस फिगर के अंदर देखो, इसमें O, A, B, C ये सब लोग इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मीन पोजीशन पर है, तो इनमें से कोई भी दो का डिस्टेंस जो है वो आपको 2 सेंटीमीटर दिया है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इट इज़ गिवन एज 2 सेंटीमीटर। तो बस अब इस पर से आपको क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, मतलब आपको तवातीर मालूम करना है,
तूले मौज मालूम करना है और लहर की रफ्तार मालूम करना है। ओके, तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसके बाद वो यहाँ से वापस पलटेगा, फिर उतनी दूरी तक नीचे जाएगा, फिर पलट कर यहाँ आएगा। तो आप लोग देखो कि ये जो पार्टिकल है ये पलट कर नीचे तक यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से वापस इस जगह पर आता है, और जब यहाँ वापस आएगा पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद जब वो इस जगह पर आएगा तब उसका एक ऑसिलेशन पूरा होगा। तो एक ऑसिलेशन के लिए जो उसको टाइम लगना है डेट विल बी द टाइम पीरियड, वो उसका वक्त दौरान होगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको एक टाइम लगा, फिर यहाँ से वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा, फिर उतने टाइम के अंदर वो यहाँ आएगा और फिर उतने ही टाइम में यहाँ आएगा। मतलब टोटल मिलाकर उसको 4 मरतबा वो टाइम लगेगा। ये जिसको हमने स्मॉल टी बोला है। ये देखिए एक बार फिर से देखो आप, यहाँ से यहाँ तक जाने में टी, फिर वापस आने में टी, फिर यहाँ से यहाँ आने में टी, और फिर यहाँ से वापस आने में टी, मतलब टोटल मिलाकर 4। इसका मतलब कैपिटल टी जो है टाइम पीरियड जो है इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल टी। ओके, मुझे डेफिनेटली यकीन है कि आपको ये इस फिगर पर से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो ये आ जाएगा कैपिटल टी इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल टी की वैल्यू आपको गिवन है 4 इंटू 10⁻³ सेकंड। इसका मतलब कैपिटल टी इज 16 इंटू 10⁻³ सेकंड। तो इतना टाइम पीरियड होगा। ओके, ये हमारे पास उस पर्टिकुलर वेव के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अब आप इस पर से फ्रीक्वेंसी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/t, तो जाहिर है n इज इक्वल टू आ जाएगा 1/, ये वैल्यू ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻³ इसका मतलब ये आएगा n इज इक्वल टू, ये इसको ऊपर ले लेते हैं, मैं 10⁻³ को ये हो जाएगा 10⁻+3 डिवाइडेड बाय 16। और अब आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। थोड़े बहुत अगर आपने लॉजिकल कैलकुलेशंस किए तो आराम से आ जाता है। यानी यह आएगा n इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ का मतलब होगा 1000 डिवाइडेड बाय 16। n इज इक्वल टू, अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए 4 4 ज़ा और 4 25 4 0, बाद में आप 4 से इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, या फिर 2 से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 2 5, और ये 2 से इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो 62.5 हर्ट्ज़। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, मतलब इस पर्टिकुलर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आएगी 62.5 हर्ट्ज़। इस तरह से आप उसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा दूसरा टारगेट है वेवलेंथ। तो देखिए वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए भी आप इसी फिगर को यूज़ करके इसको आराम से इसका आंसर जो है वो ला सकते हैं। आपको बोला गया था कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 2। इसका डेफिनेटली मतलब ये होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 2 होगा, 2.0 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी वेव जो है वो सिमेट्रिकल होगी। और अब आप देखिए यहाँ से लेकर ये जो मैं शेड बना रहा हूँ, तो ये जो शेडेड पार्ट है ये होगा वेवलेंथ, क्योंकि ये एक कंप्लीट वेव यहाँ पर बनी है। तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि दिस इज द वेवलेंथ एंड दिस वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 2 + 2, इट विल बी इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर। मीन्स द वेवलेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव इज 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास वेवलेंथ। ठीक है, इस तरह से हम उसका वेवलेंथ मालूम करेंगे जो फिगर में जो वैल्यूज दी हुई है उस पर से। अब आखिरी चीज़ हमको वेव वेलोसिटी मालूम करना है। तो देखिए वेव वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है v इक्वल टू n इंटू लैम्डा। तो n की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किए थे वो थी 62.5 और लैम्डा की वैल्यू है 4। इसका मतलब v इज इक्वल टू आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 + 2 इज 10, 4 6 ज़ा 24 + 1 25। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। मीन्स द स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव विल बी 250 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी अगर हम सारी वैल्यू CGS में अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यूज कुछ इस तरह से आएगी। ओके, मुझे यकीन है आपको ये ध्यान में आ गया होगा। ओके, अब हमारा तीसरा प्रॉब्लम देखिए। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको जो चीज़ गिवन है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग। मतलब एक तार है और उस तार पर जो
प्रोग्रेसिव वेव जो है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 64 हर्ट्ज, तो गिवन आ जाएगा n इज इक्वल टू 64 हर्ट्ज। साथ ही साथ आपको ये भी बोला गया है कि द वेलोसिटी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव डेट रिजल्टेड इन द स्टेशनरी वेव, मतलब स्टेशनरी वेव फॉर्म करने के लिए जो प्रोग्रेसिव वेव जो आगे बढ़ी तो उसकी भी वेलोसिटी आपको गिवन है, तो उसकी वेलोसिटी जो है इट इज इक्वल टू 48 मीटर पर सेकंड। ओके, आपको कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। ओके, देखिए किस तरह से करना है, आपको वेलोसिटी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इस पर से आप पहले तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर लो। हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करें अगर, तो पहले आप ये n को शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एन, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी 48 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 64। तो अब आप इसको इन नंबरों को इजीली कट कर सकते हैं। ओके, देखिए ये क्या हो जाएगा इसमें, लैम्डा इज इक्वल टू, अगर आपने इसको 4 से कट किया तो 4 16, फिर 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा। ओके, एंड 3/4 इज इक्वल टू 0.75 मीटर। यहाँ पर आपको ऐसा यूनिट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको मीटर में दिया हुआ है, तो 0.75 मीटर, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव। ओके, अब हम अपने मेन प्रॉब्लम पर आते हैं। आपको बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। अब आपको याद करना पड़ेगा कि नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज प्रूव किया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो यहां आप लिखेंगे वैसा, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज लैम्डा बाय 2, देयरफॉर डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, डेल्टा लैम्डा बाय 2 होगा वो डिस्टेंस टू सक्सेसिव नोड्स का। ओके, तो ये आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू है 0.75 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड कर लो तो 0.23 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10 मीटर, तो 0.375 मीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, मतलब दो लगातार जो नोड्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस इतना होगा। ओके, अब देखिए चौथा जो प्रॉब्लम है हमारा आज का, इसमें आपको लेंथ ऑफ एयर कॉलम दी हुई है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। लेंथ ऑफ एयर कॉलम मतलब हम उसको L लिख सकते हैं। ओके, तो L इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, और इसके अलावा अब आपको क्या दिया हुआ है इसमें, वो देखिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन इफ द एयर कॉलम इज क्लोज्ड एंड ओपन एट बोथ एंड्स। वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई है, v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड। ओके, तो और ओवरटोन जो आपको गिवन है यहाँ पे वो मेन चीज है, ओवरटोन जो है वो फिफ्थ ओवरटोन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले एक काम करते हैं कि सपोज करेंगे कि जो हमारा जो पहला पॉइंट हम लोग लेंगे, सपोज करो कि द पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड। अगर हम उसको क्लोज पाइप लेते हैं तो फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एनसी इज इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन, फॉर्मूला बराबर याद रखिए, v अपॉन 4L। ओके, अगर एंड करेक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस ई भी आएगा, लेकिन एंड करेक्शन का इसमें कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम भी उसको निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इस पर से हम सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। यह आ जाएगा एन सी इज इक्वल टू वी की वैल्यू है 340 डिवाइडेड बाय 4 इंटू लेंथ है 17 सेंटीमीटर, और जाहिर है सेंटीमीटर को मीटर अगर बनाना है तो 10⁻⁻² से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। चलो इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं। एन सी इज इक्वल टू 340 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 4 इंटू 17। अब आप इनको कट कर सकते हो इन नंबरों को। देखिए सबसे पहले ये 17 से ये नंबर कट जाएगा, 17 2 ज़ा 34 और ये 0 आ जाएगा, 4 से ये कट जाएगा। ओके, यानी 5 और 5 इंटू 10⁻² है, इसका मतलब ये आ जाएगा 500 हर्ट्स। तो हमको यहाँ पर
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिली है 500 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो पहले। अब हम बात करेंगे फिफ्थ ओवरटोन की। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो क्लोज पाइप होता है उसमें हमेशा ऑड हार्मोनिक्स ही आते हैं। ओके, और हम लोगों ने एक जनरलाइज फार्मूला देखा था। हमारा जो जनरल फार्मूला हमने बनाए थे वो था कि अगर पी नंबर वाला कोई ओवरटोन है तो पीएथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 टाइम्स पी प्लस 1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या था, 2 टाइम्स पी प्लस 1 टाइम्स एन सी। तो अब आप देखिए, आपको फिफ्थ ओवरटोन लेना है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, N5 इज इक्वल टू, यहाँ पर P की जगह पर 5 लेंगे तो 5 2 10 प्लस 1 इज 11 टाइम्स NC इज 500। इसका मतलब N5 इज इक्वल टू, ये दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें अगर तो 11 5 55, ये 0 आ जाएगा हर्ट्स। इसका मतलब जो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा इस पर्टिकुलर मतलब क्लोज पाइप के लिए, तो उसकी फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होगी 5500 हर्ट्ज। ओके, ये हमने पहला केस ले लिया। अब हम सेकंड केस पर आते हैं। सपोज करो कि सेकंड केस जो है हमारा वो ओपन पाइप हमको दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सेकंड केस ओपन पाइप। अब आप देखिए, ओपन पाइप के लिए सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है NO, उसका फॉर्मूला आ जाएगा V/2 टाइम्स L, और अगर एंड करेक्शन दिया हो तो प्लस में 2E भी आएगा। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, यह आ जाएगा NO इज इक्वल टू V की वैल्यू है 340 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ है 17 सेंटीमीटर, और उसको मीटर अगर बनाते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मतलब 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 17 1 ज़ा 17 2 ज़ा 34 0, इसको कट करें अगर तो NO इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से 20 कट जाएगा, यह आ जाएगा 10 इंटू ये नंबर ऊपर आ जाता है 10⁻2। जाहिर है NO इज इक्वल टू कितना आ गया, 1000 हर्ट्स। मतलब यहाँ पर हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप जो है उसकी वैल्यू आ गई है 1000 हर्ट्स के बराबर। ओके, क्लोज पाइप के लिए हमको वो वैल्यू 500 हर्ट्ज मिली थी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसको और आगे कि आगे हमको इसमें क्या करना है। हमको बोला गया है कि फिफ्थ ओवरटोन। तो अब आप सोचो कि ओपन पाइप है, ओपन पाइप के लिए इवन और ऑड सारे हार्मोनिक्स होते हैं, तो हमको जनरलाइज पहले फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ले लेंगे पीएथ ओवरटोन का। पीएथ ओवरटोन फॉर ओपन पाइप इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला था P प्लस 1 टाइम्स NO। मतलब जो भी नंबर का ओवरटोन है उससे एक नंबर आगे का हार्मोनिक, यानी अगर P नंबर का ओवरटोन है तो P प्लस 1 नंबर का हार्मोनिक होगा। तो ये जनरल फार्मूला याद कर लो। अब P की जगह पर आप 5 ले लेंगे तो ये आ जाएगा N5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज 6, और NO की वैल्यू है 1000। इसका मतलब ये आ जाएगा N5 इज इक्वल टू 6000 हर्ट्स। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए अब हमारा पांचवा जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक क्लोज पाइप और एक ओपन पाइप जो है दोनों की सेम लेंथ है। तो मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा इस तरह से ले लेता हूँ कि मान लो LC इज द लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। ओके, और LO जो है वो हम ओपन पाइप की लेंथ लेंगे, और दोनों भी आपको इक्वल दिए हुए हैं, तो LC इज इक्वल टू LO। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, शो डेट नो मोड ऑफ क्लोज पाइप हैज़ द सेम वेवलेंथ एज एनी मोड ऑफ द ओपन पाइप। मतलब क्लोज पाइप का कोई भी वेवलेंथ, कोई भी मोड, मतलब मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है, इसका कोई भी मोड ऑफ वाइब्रेशन का वेवलेंथ और इसका कोई भी मोड ऑफ वाइब्रेशन का वेवलेंथ कभी भी मैच नहीं होगा, मतलब कभी भी वो सेम नहीं होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से ही इसको प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्लोज पाइप ले लेते हैं। ओके, आप देखो क्लोज पाइप के लिए
जो हमारे पास फॉर्मूला है ओवरटोन का, तो हम पहले pth ओवरटोन ले लेते हैं क्लोज पाइप के लिए। जाहिर है यहाँ पे मैं सफिक्स में सी लगा देता हूँ। ओके, तो क्लोज पाइप है इसलिए उसके अंदर ओनली ऑड हार्मोनिक्स आएंगे। तो यहाँ पर मुझे उसका फॉर्मूला लेना पड़ेगा 2 टाइम्स p+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो NP यानी pth ओवरटोन क्लोज पाइप की इज इक्वल टू 2p+1 यानी ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा NP मतलब pth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप के लिए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 टाइम्स p+1 इंटू NC की वैल्यू आ जाएगी V/4LC। ठीक है, क्योंकि क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो ये है। अब इसमें आप एक चीज़ पे देखो कि ये जो नंबर है एक्चुअली ये वेवलेंथ है। तो अगर हमको इस फॉर्मूले को वेवलेंथ में अगर कन्वर्ट करना हो, यानी वेवलेंथ के रूप में अगर हमको इसको लिखना हो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लैम्डा सफिक्स p मतलब वेवलेंथ ऑफ pth ओवरटोन किसका, क्लोज पाइप का। तो जाहिर है इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स LC/2p+1। ओके, अगर ये वेवलेंथ है तो फिर वेवलेंथ की वैल्यू इतनी लेना पड़ेगा हम लोगों को, यानी pth ओवरटोन के लिए। तो 4 टाइम्स LC/2 टाइम्स p+1, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ pth ओवरटोन फॉर ए क्लोज पाइप। ओके, इस नंबर को हम कहीं नोट डाउन करके रख लेते हैं। चलिए अब हम ओपन पाइप लेते हैं। पहले मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ कहीं तो भी। ये आ गया लैम्डा p क्लोज पाइप के लिए 4LC डिवाइडेड बाय 2p+1। ओके, चलो अब हम ओपन पाइप के लिए सेम ऐसा ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पर ओपन पाइप लूँगा तो सबसे पहले मुझे उसका pth ओवरटोन लेना है ओपन पाइप के लिए। और ओपन पाइप जो है उसमें इवन और ऑड सारे हार्मोनिक्स आएंगे। मतलब यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा p+1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। ओके, तो NP ओपन पाइप के लिए आ जाएगा p+1 टाइम्स दिस मच। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर भी pth ओवरटोन ही लूँगा तो फिर वो कन्फ्यूजन आएगा। इसलिए हम यहाँ पर p की जगह पर कोई दूसरा अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, कोई दूसरा लेटर ले लेते हैं इसमें। तो मैं इसको ले लेता हूँ N सफिक्स में, सपोज करो मैं यहाँ पे Q ले लेता हूँ ओपन पाइप के लिए। तो ये आ जाएगा Q+1 टाइम्स NO। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर qth ओवरटोन। ये आ जाएगा Q+1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा V/2 टाइम्स LO। और अब आप देखिए कि ये जो 2 टाइम्स LO है ये वेवलेंथ है फंडामेंटल वाइब्रेशन का ओपन पाइप के लिए। तो अगर ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है ओपन पाइप के लिए, तो फिर Q नंबर वाले ओवरटोन का अगर मुझे वेवलेंथ लेना है तो वो मुझे लेना पड़ेगा लैम्डा सफिक्स Q ओपन पाइप के लिए। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स LO डिवाइडेड बाय दिस नंबर, मतलब Q+1। ये उसका वेवलेंथ होना चाहिए। ओके, और अब आप देखिए, दिस इज द वेवलेंथ फॉर क्लोज पाइप फॉर pth ओवरटोन एंड दिस इज द वेवलेंथ ऑफ ओपन पाइप फॉर qth ओवरटोन। और ये दोनों को हम सपोज करते हैं कि मान लो ये दोनों मैच हो गए, यानी दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर अब सपोज करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। ओके, चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। सपोज करो कि लैम्डा p फॉर क्लोज पाइप इज इक्वल टू लैम्डा Q फॉर ओपन पाइप। तो अगर आप इन दोनों को इक्वल सपोज करते हैं तो अब ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं। 4 टाइम्स LO डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स p+1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स LO, सॉरी यहाँ पे ये C है, अपॉन में Q+1। चलो इन नंबरों को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको शुरू में दिया गया था कि लेंथ ऑफ ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप आर सेम। तो ये LC के साथ में ये LO कट जाएगा, ये 2 के साथ में ये 4 कट जाएगा, तो 2 2 हो जाएगा।
और अगर अब आपने इसको क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स q प्लस 1 इज इक्वल टू ये नंबर इधर आ जाएगा 2 टाइम्स p प्लस 1। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2q प्लस 2 इज इक्वल टू 2p प्लस 1। ओके, आप लोग देखिए दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? उसका रीज़न आप देखिए कि यहाँ पर 2q प्लस 2 जो है, इसका मतलब ये हुआ कि 2q जो नंबर है ऑलरेडी ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में अगर आप 2 ऐड करोगे तो दिस इज इवन नंबर। ओके, और 2p प्लस 1 ये जो p है, तो 2p इज इवन नंबर, प्लस 1 करने की वजह से ये ऑड हो गया, तो इवन नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर। दिस इज नॉट पॉसिबल, बराबर, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो चीज़ लिखी है ये इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब p और q की कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हैं तो उसके लिए ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। और इसीलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नो वेवलेंथ विल बी शेयर्ड बिटवीन ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप। मतलब ओपन पाइप की जो वेवलेंथ होगी वो क्लोज पाइप की वेवलेंथ के साथ में कभी भी मैच नहीं होगी अगर वो दोनों की लेंथ सेम है तो। ओके, अगर दोनों पाइप्स की लेंथ अगर सेम है तो फिर वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ कभी भी नहीं रख पाएंगे। ओके, देखिए छठे प्रॉब्लम के अंदर हमको दिया हुआ है स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टू दैट ऑफ सेकंड हार्मोनिक। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, मान लो कि ये वो स्ट्रिंग है और इसको आपने ये इस तरह से वाइब्रेट किए तो इसके अंदर कुछ स्टेशनरी वेव इस तरह से बनेगी। ओके, अब आप देखिए कि आपको इस फ्रीक्वेंसी के बारे में, यानी इस स्ट्रिंग के बारे में आपको ये दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टू डेट ऑफ सेकंड हार्मोनिक। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक वो आ जाएगी, सपोज करो अगर मैं उसको n1 लिख देता हूँ तो उसकी वैल्यू आएगी n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स l अंडर रूट t बाय m। अब मुझे सेकंड हार्मोनिक लेना है तो डेफिनेटली सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 टाइम्स n1, बराबर है। जितनी जो फ्रीक्वेंसी इसकी है तो उससे ये डबल हो जाएगी, मतलब ये क्या आ जाएगा 2 इंटू n1 की वैल्यू क्या है 1/2l अंडर रूट t बाय m। और आपको बोला गया है कि फाइंड द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक टू दैट ऑफ द सेकंड हार्मोनिक, दोनों का रेशो लेना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक मतलब n1 डिवाइडेड बाय n2 ये लेना है, तो जाहिर है क्या आ जाएगा 1/2l अंडर रूट t बाय m डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1/2l अंडर रूट t बाय m। ये तो पूरे नंबर कैंसिल हो जाते, इसका मतलब ये आ जाएगा 1/2। तो दिस इज द आंसर। मतलब उसमें जो सिंपल वे में उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए जो फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक की जो रेशियो आएगा इट विल बी 1/2 या 1:2। ओके।